हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एस सी शुक्ला आप लोगों के साथ आज एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग से जुड़ा हुआ और नीति आयोग से संबंधित कुछ प्रश्नों को, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि नीति आयोग क्या चीज़ है, ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके माध्यम से हम सभी आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए, विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नीति आयोग. Yes, my first question is, in which year नीति आयोग was established? किस वर्ष नीति आयोग की स्थापना हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 2014, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी 2015, फर्स्ट और ऑप्शन नंबर डी है 1 जनवरी 2016. सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स राइट आंसर इज, अगर आप इसका सही आंसर देखें तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015. आई होप कि ये चीज़ आपको ज़रूर आप अपने दिमाग में रखेंगे और इसे नोट भी करते चलें, जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो. ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और आपके किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न हैं, जिनको आज लेकर के मैं आया हुआ हूं और आई होप कि ये सब आप लोगों को ज़रूर फायदेमंद होगा. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज कि हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो फटाफट आप लोग आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा? आई होप कि आप लोगों को मालूम होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का चेयरपर्सन भी होगा. तो इसे आप जरूर नोट कर लें. ओके, मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूं कि आप लोग इन सब प्रश्नों को जरूर नोट करते हुए चल रहे होंगे. उसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों कि व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज नीति आयोग? नीति आयोग किस तरह की बॉडी है, किस तरह की संस्था है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेट्यूटरी बॉडी है या इसका फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा हुआ है या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक संस्था, स्टेट्यूटरी बॉडी मीन्स सांविधिक संस्था, और या एक रिजोल्यूशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रिजोल्यूशन के द्वारा इसको बनाया गया है, या इसका आंसर इनमें से कोई नहीं. तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका सही आंसर है कि नीति आयोग वाज फॉर्म्ड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन. सो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. सो लेट्स डियर स्टूडेंट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरविंद पनगढ़िया, ऑप्शन नंबर बी के सारस्वत, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर डी अमिताभ कांत. तो देखता हूं कि कौन जल्दी आंसर देता है और सही आंसर देता है. आप लोगों की जानकारी के लिए बच्चों, ये अरविंद पनगढ़िया पहले वाइस चेयरमैन थे, पहले फर्स्ट, और बी के सारस्वत is the member of this नीति आयोग, and ये डॉक्टर राजीव कुमार is actually the vice chairman of नीति आयोग. So our right answer is C. As far as Amitabh Kant is concerned, he is a chief executive officer of नीति आयोग. So I hope कि you must have noted it down. आपने इसे नोट कर लिया होगा. अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ. अगला प्रश्न है कि who among the following is not
एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है? सवाल को बार बार पढ़ना है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। यहां पर नॉट अ मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स लिखा हुआ है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर बी है अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी है निर्मला सीतारमन और ऑप्शन नंबर डी है रामविलास पासवान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ नीति आयोग यानी नीति आयोग के जो पदेन सदस्य होते हैं वो 4 लोग हो सकते हैं और वो 4 मिनिस्टर कोई भी होगा जो उस मिनिस्ट्री को संभाल रहा होगा वही नीति आयोग का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो होगा इंडिया का उसको पदेन सदस्य बनाते हैं, जो होम मिनिस्टर होगा इंडिया का उसको बनाते हैं, और जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसको बनाते हैं, और जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसको पदेन सदस्य नीति आयोग का बनाया जाता है। तो आप इस रूप में ध्यान से समझ लें कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, जो होम मिनिस्टर होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा और जो डिफेंस मिनिस्टर होगा वही चारों लोग नीति आयोग के पदेन सदस्य हो सकते हैं। सो हियर if you look at in this particular question you may find that the Ramvilas Paswan is a food and civil supply minister of government of India. So here the right answer is option number D. रामविलास पासवान नीति आयोग के पदेन सदस्य नहीं हैं। सो आई होप कि ये प्रश्न आपने तैयार कर लिया होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि नीति आयोग इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल, किस मॉडल पर नीति आयोग आधारित है? टॉप डाउन मॉडल, बॉटम अप मॉडल, हॉरिजॉन्टल मॉडल, ऑल ऑफ दीज। यानी टॉप डाउन मॉडल, सबसे पहले फ्रेंड्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज मॉडल्स एक्चुअली। इन मॉडल्स का मतलब क्या होता है? जब आप इनके मतलब समझ जाएंगे तभी आप आंसर देने में सक्षम होंगे। टॉप डाउन मॉडल का मतलब पॉलिसीज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द टॉप टू द डाउन, यानी टॉप से चलेगी और डाउन तक पहुंचेगी। अगर आप इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझें तो सेंटर सारे रूल्स रेगुलेशंस उसमें फिक्स करेगा और वो विलेज तक ट्रिकल डाउन हो करके नीचे आएगा। बट हियर इफ यू लुक एट इन ऑप्शन नंबर बी, बॉटम अप मॉडल में नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि जो पॉलिसीज होंगी दैट विल फ्लो फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू द अपर मोस्ट लेवल, यानी गांव से लेकर के ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से सेंटर। तो ये बॉटम अप मॉडल है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है हॉरिजॉन्टल मॉडल। इस मॉडल में हम लोग पैरेलल चलते हैं, यानी सभी लोग पैरेलल होते हैं और उसमें मिलजुल करके पॉलिसीज को डिटरमाइन करते हैं और अकॉर्डिंगली इसको परकोलेट डाउन भी करते हैं। और ऑल ऑफ दीज, तो अगर दोस्तों इसका आंसर आप देखें तो नीति आयोग हमारा बॉटम अप मॉडल पर आधारित है। बॉटम अप मॉडल मतलब नीचे से पॉलिसीज बनाई जाएंगी, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन था जिसके स्थान पर इस नीति आयोग को लाया गया है उसमें टॉप डाउन मॉडल अडॉप्ट किया गया था, जहां पर पॉलिसीज का फार्मूलेशन वो टॉप लेवल पर होता था और उनको नीचे तक पहुंचाया जाता था। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वास्तव में जो लोग समस्या से दो चार हो रहे हैं, जिन्हें वास्तव में जिस तरह की समस्या उनके सामने आ रही है वो केवल नीचे वाले लोग ही जानते हैं, बजाय इसके कि जो लोग पॉलिसी फार्मूलेट कर रहे हैं। इसलिए नीति आयोग में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बॉटम अप मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो
प्रॉब्लम फेस करने वाला आदमी जो विलेज लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर है, वो जो कहेगा उसके आधार पर पॉलिसीज फार्मुलेट की जाएंगी एंड देन दे विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द country. That is why this, the answer of this particular question is bottom up model. So I think you must have understood this concept also. So let's, dear students, move to the next question. Which among the following is main objective of नीति आयोग? निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव है? अब आप देखिए, चार आपको कोड दिए गए हैं, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। टू इवॉल्व शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज और टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तीसरा है टू डेवलप मैकेनिज्म्स टू फार्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल। और चौथा है टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ऑप्शंस देखें। ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ओनली, और ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ओनली। ऑप्शन नंबर डी में चारों, ऑप्शन नंबर डी में चारों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों जो लिखे गए हैं स्टेटमेंट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? अगर आपको याद हो तो हमने अपने तीसरे या चौथे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी जिसे हम सीईओ कहते हैं वो कौन है इस समय? कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अमिताभ कांत। राजीव कुमार जी, जैसा मैंने पहले बताया, ही इज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। रमेश चंद और डॉक्टर विनोद पॉल, these two are the members of the Niti Ayog. So I think that you must have got the point. Let's move to the next question, that is the governing council of Niti Ayog composed of. नीति आयोग ने गवर्निंग काउंसिल बनाया था, तो आपको ये देखना है इस प्रश्न में कि इस गवर्निंग काउंसिल का में कौन कौन से लोग होते हैं। पहला स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। सारे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं और उन यूनियन टेरिटरीज के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां विधान सभाएं हैं। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग नो लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और स्टेटमेंट नंबर 3 है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखना है और अप्रोप्रिएट ऑप्शन पर टिक करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ए सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, और ऑप्शन नंबर सी आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ एबव। ऑल मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड थर्ड, सभी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आपको सही ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। पहला स्टेटमेंट जो है कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिल्कुल ठीक है। यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां पर असेंबली है। असेंबली जैसे एक पुदुचेरी में है और दूसरा यहां दिल्ली में है। और अब जो नया यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बनी है तो वहां पर भी जब चुनाव होंगे तो जो वहां का मुख्यमंत्री होगा वो गवर्निंग काउंसिल का मेंबर होगा। फिर उसके बाद ये इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है पहला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज
हैविंग नो लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी भी हैं जहां पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर या तो होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो वो भी नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के में शामिल होते हैं। तो ये दोनों ठीक हैं। अब आप स्टेटमेंट नंबर 3 को चेक कर लें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर तो वहां का मुख्यमंत्री उनको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। तो आपके फर्स्ट और सेकंड ओनली, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो आई होप कि you must have got this point and might have understood this concept. Let's, dear students, move to the next question. What does T stands for in नीति आयोग? नीति आयोग, आप जानते हैं कि नीति का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं। नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है नीति आयोग का? नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब होगा ट्रांसफॉर्मिंग। टी का मतलब यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है और बाकी के ऑप्शन गलत हैं। बाकी के ऑप्शन आपके आंसर में नहीं आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you must have benefited from these 10 questions and I will keep on coming with new and innovative questions related to economics. Keep on watching and subscribe this channel and press on bell icon so that you can get notification whenever I upload any